guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. So as you know that we are doing बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम लोग पहले थियोरेटिकल पोर्शन करते हैं एंड देन उससे रिलेटेड केस स्टडी। तो इससे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट करा चुकी हूँ और उससे रिलेटेड केस स्टडी भी अपलोड कर दी है। आई होप दैट यू लाइक इट एंड यू आर एबल टू अंडरस्टूड। और आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरी राइट। तो इस वीडियो के अंदर केस स्टडी तो जितनी थी ना उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने उसे कंप्लीट करा दिया है, ठीक है ना। अब इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक। द न्यू टॉपिक इज़ दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हमारा मेन मकसद होगा समझना अच्छे से ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन मतलब इंडिविजुअली बनते हैं, केस स्टडीज़ में बनते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं, 3 मार्क क्वेश्चन बनते हैं और समटाइम दे आस्क ना 5 मार्क्स एज वेल, ठीक है, जब आपकी केस स्टडी गिवन होगी राइट। तो ये बहुत अच्छे से समझना है और मैं भी पूरे ट्राई करूँगी कि आपको अच्छे से समझ में आए राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो तो इसमें लिखा हुआ है मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव द सर्टन ऑब्जेक्टिव विच आर डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी। मतलब किसी भी एक्टिविटी का कोई भी पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए हमें एक ऑब्जेक्टिव दिमाग में रखना पड़ता है। अगर हमें कोई एक्टिविटी करनी है तो इससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट भी करना होगा। दे मस्ट डिराइव फ्रॉम द बेसिक पर्पज ऑफ द बिजनेस, ठीक है। एक बेसिक पर्पज ऑफ द बिजनेस से वो डिराइव होता है। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन दे आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव एंड मैनेजमेंट हैज़ टू बी अचीव। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर एक फर्म के अंदर वी हैव टू लुक फॉर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। कभी भी किसी, जैसे मान लीजिए कि 2 फैक्ट्री हैं या फिर 2 इंडस्ट्री हैं, एक है हमारी नॉर्मल स्टेशनरी की और एक है हमारी टेक्सटाइल। दोनों का ऑब्जेक्टिव कभी भी सेम नहीं हो सकता, ठीक है। उनका प्रोडक्शन कुछ और होगा, इसका प्रोडक्शन कुछ और होगा, सेल्स कुछ और होगा, यहाँ पे सेल्स कुछ, चैलेंजेस दोनों के अलग अलग होंगे। तो हमेशा मतलब जो भी अगर आपका डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री तो उनके ऑब्जेक्टिव्स और उनकी मैनेजमेंट जो होगी वो डिफर होगी, ठीक है। सो इसमें लिखा हुआ है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो हमने 3 तरह के में डिवाइड कर रखा है। मतलब 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव आर गिवन in this topic. The first is that organizational objective, second is social objective and third is individual objective, ठीक है। तो पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जैसे कि आपको पता है जब भी एक कंपनी फॉर्म होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, एक फर्म फॉर्म होती है, ठीक है, तो उस फर्म का खुद का एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो अलग हो जाएंगे। एक फर्म का ऑब्जेक्टिव जो होगा वो अलग होगा, ठीक है ना। वहाँ पे वो ग्रुप को लेके साथ चलेगा, ठीक है ना। जैसे कि हमें चाहिए टर्नओवर इतना %, हमें चाहिए प्रॉफिट इतना %, ठीक है। जो ओवरऑल हो जाता है ना उसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कहते हैं राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड achieving objective for the organization. It has to achieve a variety of objective in all the areas considering the interest of the stakeholder, including shareholder, employees, customer and the government, right? तो इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है ना वो इन सब के ऑब्जेक्टिव को साथ लेके चलता है, ठीक है। शेयर होल्डर का क्या ऑब्जेक्टिव है, एम्प्लॉयज़ का क्या ऑब्जेक्टिव है, कस्टमर, गवर्नमेंट, ठीक है। इन सब के इंटरेस्ट को कंसीडर करके वो अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाता है और फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पूरी मैनेजमेंट लग जाती है राइट। इसमें लिखा है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी यूटिलाइज द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज, ठीक है। तो मेन हमारा यही है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, इनिशियली तो यही रहता है कि जो उसका ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स है वो टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज तक वो यूज़ हो सके। जितना भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका वो लोग 100 नहीं 105% दे वांट टू यूज़ राइट। फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। इससे इकोनॉमिक आपका पूरा हो जाएगा। मतलब जो भी आपका इकोनॉमिक टर्म्स, मनी टर्म्स के अंदर आपका जितना भी खर्चा रहता है वो सारा अचीव हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ठीक है। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका जो बेस्ट एंड द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल, कि एटलीस्ट हम लोग इस मार्केट में एग्जिस्ट कर सके, ठीक है। और फिर उसके जब हम लोग एग्जिस्ट करना शुरू हो जाते हैं, मतलब एग्जिस्ट का मतलब जितना भी आपका प्रॉफिट हो रहा है उतना ही आपका कॉस्ट आ रहा है, ठीक है ना। और प्रॉफिट इन केस मतलब जितना भी आपका वो आ रहा है ना कॉस्ट, उससे ज़्यादा आपका सेल हो रहा है, ठीक है, जिससे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। फिर ग्रोथ कि अब मतलब देर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन द कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है ना। बेनिफिट और कॉस्ट में कोई कंपैरिजन नहीं है। अब ग्रोथ हो रही है मतलब जितना भी हम लोग पैसे लगा रहे हैं उसका टाइम्स में हमें प्रॉफिट मिल रहा है, 2 टाइम 3 टाइम, मतलब ग्रोथ हो रही है जब हम कॉम्पिटिटिव बन गए हैं, ठीक है। तो पहला जो होता है वो हमारा होता है सर्वाइवल राइट। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल। मैनेजमेंट हैज मस्ट स्ट्राइव टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन
इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। मैंने कहा ही था, ठीक है, आपको कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू होना चाहिए, मतलब जितना भी कॉस्ट आपका इनकर हो रहा है उतना आप रेवेन्यू जनरेट कर सको, देर इज मतलब तो सर्वाइव तो हो जाएंगे ना, सबको सैलरीज तो मिल ही जा रही है ना, राइट। नेक्स्ट इज दैट प्रॉफिट, ठीक है, मेयर सर्वाइवल इज नॉट इनफ। ऑफ कोर्स कोई भी बिजनेस जो है वो सर्वाइवल के लिए तो बनता ही नहीं है, ठीक है, धंधा बनाना है तो प्रॉफिट चाहिए हमको, ठीक है। तो प्रॉफिट तो मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आप सर्वाइवल पे चल रहे हो तो मोस्टली बिजनेस बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ता है, दैट इज प्रॉफिट, right? So management has to ensure that the organization make a profit provide a vital incentive for the continued successful operation, ठीक है। एक वो हमें मोटिवेशन देता है, बिकॉज हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमें इस बिजनेस में बने रहना चाहिए, राइट। टू एंश्योर ऑफ द टू बी कंटिन्यूड फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग द कॉस्ट एंड द रिस्क ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जितना कॉस्ट हो रहा है उतना ही कवर करना है, कई बार हमारे पास रिस्क आ जाता है। रिस्क मतलब जो आपके ऑपरेशनल नहीं होते, जैसे कि कई बार आपको लीगल फीस पे करनी पड़ती है, ठीक है। कई बार आपको कुछ जैसे कि अनफोर्सिन एक्टिविटीज़ हो जाती है, जैसे कि फैक्ट्री में फायरिंग हो गई या फिर कुछ चोरी हो गई, इस तरह की चीज़ों को भी तो टैकल करना होता है ना, तो उस सब चीज़ों के लिए हमको प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज दैट ग्रोथ, अ बिजनेस नीड टू एड इट्स प्रोस्पेक्टस इन द लॉन्ग रन। हर इंसान जो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है उसका पहला स्टेप ये होता है कि अगर हमें बिजनेस करना है तो एटलीस्ट कम से कम 3 से 7 पुश्त जो है वो मेरी काम मतलब उसमें लगी रहे, ठीक है, लॉन्ग टर्म पे चल सके, राइट। सो बुक में क्या लिखा हुआ, दैट अ बिजनेस नीड टू एड इट प्रोस्पेक्ट इन द लॉन्ग रन, फॉर दिस इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू ग्रो, टू रिमेन इन इंडस्ट्री, मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट फुल्ली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जितना भी ग्रोथ पोटेंशियल है वो सबको यूटिलाइज कर सके, ठीक है, तभी ग्रोथ पॉसिबल है, राइट। हर इंसान को ग्रोथ चाहिए, ठीक है ना, मतलब ये नहीं चाहिए कि हम लोग प्रॉफिट जितना कॉस्ट इनकर कर रहे हैं उतना ही रेवेन्यू जनरेट करें, हर किसी को चाहिए कि ज़्यादा ही करें, राइट। नेक्स्ट इज दैट, ये कैसे हो सकता है, जैसे कि अगर आप सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज़ कर दो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज़ कर दो, और ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर खर्चा कर दो। जो एक वर्ड आता है डाइवर्सिफिकेशन, हम जनरली इसके अंदर करते हैं, ठीक है ना, ग्रोथ के अंदर, ठीक है, ताकि हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म तक चल सके, मतलब 1-2 साल में बंद ना हो, कम से कम 10-15 साल तो आराम से चल सके, राइट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ द सोशल ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर क्या होता है दैट इसके अंदर ना, क्योंकि एक जो बिज़नेस होता है वो सोसाइटी से फॉर्म होता है, राइट, उसने सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज़ किया है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी सोसाइटी के लिए दैट वो उनका भी ध्यान रखे, ठीक है, वो ऐसे कुछ काम ना करे जिससे कि उनको प्रॉब्लम हो, अपनी सोसाइटी को प्रॉब्लम हो। तो एक सोसाइटल ऑब्जेक्टिव भी होता है जो हर एक बिजनेस को फुलफिल करना होता है, राइट। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ द बेनिफिट फॉर द सोसाइटी एज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ अ बिजनेस और नॉन बिजनेस हैज़ अ सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल, राइट। अगर कोई बिजनेस है वो प्लास्टिक का यूज़ कर रहा है तो इसे नॉर्मल सबको पता है कि ये सोसाइटी के लिए बहुत हार्मफुल है, ठीक है, वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा एडवर्सली इम्पेक्ट करने वाली है। तो क्योंकि मतलब वो बना रहा है तो ये है कि उसका यूज़ तो है ही, लेकिन उसको फिर ऐसे कुछ कॉशंस लेने पड़ेंगे सो दैट कि उनका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो सोसाइटी तक ना पहुँचे। तो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी सम कंपनीज हैव टू फेस इट, राइट। दिस रेफर टू consistently creating economic value for the various constituents of a society. This includes using eco-friendly methods of production, giving employment opportunity to disadvantaged society of the section of the society, and providing basic amenities like school एंड क्रिचेस टू द एम्प्लॉय। तो इस तरह की फैसिलिटी अगर आप देते हो तो इसी के अंदर सोसाइटल के लिए हेल्प रहता है, राइट। एक सोसाइटी को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है और एक तरह का गुडविल भी क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, राइट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ द पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशन आर मेड अप ऑफ द पीपल हु हैव डिफरेंट पर्सनालिटी, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, ऑब्जेक्टिव, दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर डिजर्व नीड। अभी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन बनता कैसे, लोगों से बनता है, और हर एक इंडिविजुअल जो है ना उसको नहीं मतलब है कि कंपनी जो है वो इतना टर्नओवर रीच कर पा रही है एट द एंड ऑफ ईयर और नॉट, ठीक है। उसको इससे क्या मतलब, उसको ये है कि उसको प्रमोशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसकी सैलरी में अपग्रेडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, राइट। क्योंकि अगर वो एम्प्लॉय अगर हैप्पी है तो ही तो प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो सकती है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन तो एक आर्टिफिशियल कह सकते हैं ह्यूमन बींग है ना, बट ह्यूमन बींग जो एक्चुअल ह्यूमन बींग है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि उसको जो है कंपनी को उनकी सेटिस्फाई कर सके, राइट। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल नीड, मतलब 3 तरह के नीड्स इसमें डिसाइड बोले गए हैं, लाइक फाइनेंशियल नीड, सोशल नीड एंड हाई लेवल नीड। तो फाइनेंशियल नीड में क्या है, जैसे कि कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स मिल सके, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा कि उनको मोटिवेशन आएगा काम करने का, राइट।
नेक्स्ट इज द सोशल नीड एज पर द पीयर रिकॉग्निशन, ठीक है। हायर लेवल नीड, अगर उन्हें हम ग्रोथ डेवलपमेंट या प्रमोट कर देते हैं एट अ हायर लेवल, तो इससे उन लोगों का भी जो भी मोटिव है वो भी सेटिस्फाई हो जाता है, राइट। और मैनेजमेंट हैज़ टू रिकनसाइल द पर्सनल गोल विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फॉर द हार्मोनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफकोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है, अगर उन्हें चाहिए कि एक फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ हो, राइट। तो दिस ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स, और इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये जैसे 3 पॉइंट्स है ना, कई बार ये लोग अलग अलग पॉइंट भी पूछ लेते हैं और हर पॉइंट में कुछ अच्छा खासा कंटेंट भी दे रखा है। तो कई बार क्या होता है 3 मार्क की केस स्टडी के अंदर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, आपको ढूंढना पड़ता है कि किस ऑब्जेक्टिव की बात कर रही है, राइट। So for this is enough for today's video. If you have any doubt, then do comment below and do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.